कहते हैं जिसके भाग में जो होता है वो उसे मिल ही जाता है। यदि किसी के भाग में राजा बनना लिखा है तो वह बन ही जाता है, चाहे फिर उसका जन्म किसी भिखारी के घर में ही क्यों ना हो। और हर किसी के नसीब में सब कुछ नहीं होता है, जिसके नसीब में होता है उसी को मिलता है। राजकुमार गुप्ता का परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। परिवार में पत्नी राधा और एक बेटा मयंक ही थे। राजकुमार ने अपनी सारी जिंदगी सेठ के यहाँ मुनीमी में निकाल दी, पर अपने बेटे को छोटी सी ही सही किराने की दुकान खुलवा दी। परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था तो गुजर बसर आराम से हो जाता था। ऐसो आराम ना सही पर 2 वक्त का खाना आराम से हो जाता था। पुरखों की विरासत के रूप में ज़मीन तो बहुत थी, पर उस पर महल खड़ा करने के लिए पैसा नहीं था। घर के नाम पर 2 कच्चे कमरे ही थे। मयंक कमाने लगा तो राधा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वो इस विषय में राजकुमार से बात करती कि अब हमारा मयंक बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने जानने वालों से बात करता हूँ। राजकुमार ने अपनी सारी पहचान वालों और रिश्तेदारों में मयंक की शादी की बात की और एक जगह मयंक का रिश्ता तय कर दिया रत्ना के साथ। रत्ना का परिवार भी निम्न मध्यम वर्गीय था। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आता जाता है। एक दिन राधा राजकुमार से कहती है, शादी के बाद हम बहू को कहाँ रखेंगे? हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, इसमें हमारा गुजारा तो हो जाता है, पर बहू को तो अलग कमरा चाहिए सोने बैठने के लिए। राजकुमार बोलते हैं कि ठीक है, मयंक के लिए हम एक कमरा बनवाए देते हैं। दूसरे दिन से ही उन्होंने काम शुरू करवा दिया। नींव की खुदाई करवाते समय उनकी ज़मीन से कोयला ही कोयला निकला। उसे उन लोगों ने घर के बाहर लगवा दिया और काम पूरा होते ही फिकवा देंगे। इधर घर का काम चल रहा था, उधर शादी की तैयारी। शादी की तिथि नज़दीक आते ही कमरा ही तैयार हो पाया और काम अधूरा रह गया। चूँकि अब मेहमानों का आना शुरू हो गया था तो बाकी काम छोड़ दिया गया कि शादी के बाद करवा देंगे। नियत समय पर मयंक की बारात जाती है और रत्ना को बहू बनाकर सुबह आ जाती है। गृह प्रवेश के समय रत्ना देखती है कि घर तो हमारा साधारण है, पर ये क्या, इन लोगों ने इतना सोने का ढेर बाहर लगा रखा है। कोई उठाकर ले गया तो? लोग तो सोना छुपा कर रखते हैं, पर मेरे ससुराल वालों ने तो दरवाजे पर ढेर लगा कर रखा है। कोई उठाकर ले जाए तो उससे ये बात बेचैन कर देती है, पर ये बात वो किसी को बता नहीं सकती। खैर, सभी रस्मों रिवाजों पूरा करते हुए दिन निकल जाता है, पर रत्ना के मन से ये बात एक पल के लिए भी नहीं निकल पाती है। उसका सारा ध्यान दरवाजे के बाहर लगे ढेर पर ही रहता है। रात तक लगभग सभी मेहमान विदा हो जाते हैं। अब तो रत्ना को बेचैनी होने लगती है कि रात होने को है और इतना सोना घर के बाहर पड़ा है। वो मन ही मन फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, घर वाले मेरे बारे में कुछ भी सोचें, पर मैं अब चुप नहीं रहूँगी। ये सोचकर वो घूंघट निकाल कर अपने सास ससुर के पास जाती है। रत्ना को आया देखकर उसकी सास उसे बोलती है, क्या बात है बहू, कुछ चाहिए या कुछ कहना चाहती हो? रत्ना बोले कि माँ जी, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ। लोग तिजोरी से सोना को छुपा कर रखते हैं, पर आप लोगों ने तो इतना सारा सोना बाहर खुले में छोड़ा है। सुनकर दोनों सकते में आ जाते हैं कि क्या कह रही है। राजकुमार जी बहुत समझदार थे। उन्होंने रत्ना से कहा, ठीक बहू, तुम जाओ और उठाकर अपने कमरे में रख लो। जी बाबूजी बोलकर उसने आंगन में पड़ा तसला उठाया और उस ढेर को भरकर अपने कमरे में रखने लगी। 4 तसले रखने के बाद रत्ना थक गई तो उसने सोचा कि अब बाकी का सुबह देखेंगे और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह राजकुमार ने रत्ना को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा कि बहू कहाँ है सोना? कमरे की ओर इशारा करते हुए रत्ना ने कहा, आइए बाबूजी। जब राजकुमार और राधा कमरे में गए तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इतना सारा सोना। तभी रत्ना बोली कि बाबूजी रात को इतना ही उठा पाए, थक गए थे तो सोचा कि सुबह उठा लेंगे। अब सब बाहर की ओर जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ तो मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं है। रत्ना आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि रात को तो बहुत बड़ा ढेर था, पर अब तो कुछ भी नहीं है। सुनकर राजकुमार हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बहू, तुम्हारे भाग में इतना ही था, हम सबको तो कोयले का ढेर ही नजर आया था, पर तुम्हारे भाग में था तो तुम्हारे हाथ में सोना बन गया। तुमने तो हम सब की किस्मत ही बदल दी। लक्ष्मी बनकर आई हो तुम मयंक की ज़िंदगी में। तभी राधा रत्ना की बलैयाँ लेते हुए कहती है कि भगवान है मेरी बहू।